अच्छा जी, पेज 246 निकालें। अगर कभी हमारे खिलाफ केस हो जाए और हमारे केस हारने का चांस हाई हो तो इसका नाम क्या रखते हैं? प्रोविजन। अगर कभी हमारे खिलाफ केस हो जाए और केस हारने का चांस लो हो तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट। इसको ऐसे लिख के आना पेपर में। तो कैसे लिख के आना है ये इन सफ़ों पे सब लिखा हुआ है। और अगर कभी हमारे खिलाफ केस हो जाए और केस हारने का चांस ना हो तो इसको कहते हैं रिमोट चांस। और अगर इसको लिखना चाहें तो नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, पेज 246। अच्छा, अगली बात, अगर हम ने कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर सिरे से है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई बात सोची है अभी कम्युनिकेट नहीं की, तो फिर नो लीगल और नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इस तरह के तो पहले दिन से काफ़ी सवाल किए हमने। अच्छा, हम किसी के खिलाफ केस कर दें, हम किसी के खिलाफ केस कर दें और अगला बंदा कह दे मैं पैसे दे देता हूँ, या इंश्योरेंस कंपनी कह दे मैं पैसे दे देती हूँ, या जज साहब कह दें आप केस जीत गए हैं, तो ये पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन है। और अगर पैसे मिलने का हाई चांस हो तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंट एसेट। और अगर पैसे मिलने का कम चांस हो या नो चांस हो तो नॉट बी काउंटेड फॉर, नॉट बी डिस्क्लोज, फिर तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर पेपर में ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमारे खिलाफ भी केस हो रहा हो, हम फिर आगे और किसी से पैसे मांग रहे हो, तो फिर ऊपर वाली सारी बातें भी लिख के आनी है, प्रोविजन की और एसेट वाली। और ये दो तीन बातों का भी ध्यान रखना है। दो तीन बातों का क्या ध्यान रखना है? कि मैक्सिमम रिसीवेबल उतना बुक करना है जितनी आपने प्रोविजन बुक की है, जैसे कल की क्लास में हुआ था। दूसरी बात का आपने यह ध्यान रखना है कि आपने P&L में नेट करने की इजाजत है और बैलेंस शीट के अंदर नेट करने की इजाजत नहीं है। ये बातें याद है? ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। और रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कैसे लिख के आना है वो तो उसके पैरास खोल के आप लिख सकते हैं। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस किसी को याद है? फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करेंगे तो लॉस नहीं आएगा। लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में ये था, आप कॉलेज वालों को भी डरा दें कि आपको अगले सेशन में लॉस आएगा, तो कॉलेज वाले क्या जवाब देंगे? हम फ्यूचर में ऑपरेट ही नहीं करेंगे तो लॉस ही नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस आना हो तो फिर एसेट्स को किस टेस्ट से गुजार लें? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट था एक, डीकमीशनिंग थी एक, फ्यूचर रिपेयर किसी को याद हो? दो एग्जांपल्स की थी फ्यूचर रिपेयर्स की, एग्जांपल वन, और एक फर्नेस वाली और एक ओवरहॉलिंग वाली। तो उनकी भी लायबिलिटी बुक नहीं करनी होती क्योंकि फ्यूचर रिपेयर्स कैन बी अवॉइडेड, फ्यूचर रिपेयर्स को अवॉइड किया जा सकता है। ओके, अब कुछ डिस्क्लोजर्स हैं IAS 37 के, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में उन पर नज़र मार लेते हैं, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम शुरू करने लगे हैं IFRS 9। आज की क्लास, कल की क्लास और फिर अगली 3 क्लासें IFRS 9 में लगेंगी। लेकिन कल आपको शाम को बुलाया जाएगा ताकि IAS 1037 के जो पास पेपर रह गए हैं वो अगस्त की बजाय अभी ख़त्म कर दिए जाएँ। तो जो पास पेपर IAS 1037 के हैं उनके लिए इंशाल्लाह कल दोपहर के बाद मिलेंगे। तो IFRS 9 स्टार्ट करें। इस क्लास के एंड पे भी टाइम बचेगा कुछ, IAS 1037 के और पास पेपर हम करेंगे। IFRS 9 इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टैंडर्ड। आज तो बहारें लगी हुई हैं माशाल्लाह, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं। बैठें, किधर चले जाते हैं यार आप लोग? ऐसे उदासियां चाहिए थी क्लास में। और
मुझे भी भूल गई हैं चीज़ें कहाँ पड़ी हुई थी। वो किधर है लेक्चर नोट्स वॉल्यूम 2 के? ये अच्छा, इसमें IFRS 9 किस पेज पे है? 400 नहीं 619 तो इसमें नहीं 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 एंड पे लेक्चर नोट्स वाले में 724। चलें जी 724 पेज 724 क्वेश्चन नंबर 1। अल्लाह आपको किताब लाने की तौफीक दे। पेल invested in 200 shares of PTCL in November 2007 at a cost of ₹16 per share। किसी कंपनी के 200 शेयर खरीद लिया आपने, वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी, वो कंपनी आपकी एसोसिएट बन जाएगी। सर हमें टोटल शेयर नहीं पता। चलो टोटल शेयर मिसाल के तौर पे मिलियंस में है, चले ऐसी मिसाल देता हूं, टोटल शेयर मिलियन में है, तो क्या 200 शेयर खरीदने से कोई कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है, कोई कंपनी आपकी एसोसिएट बन जाती है? बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आपने 200 शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, तो नॉर्मल सी एंट्री बता दें, शेयर्स डेबिट कैश, शुरू करें सादा सादा सी एंट्रीज। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो शेयर खरीदने की जल्दी से एंट्री बताएं पहली। रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़नी आपने, रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़नी अभी। मेरे अल्लाह अकबर, बबलू कहां से आया है? चाचू यार की अबू बकर ई से पहले क्या लगा हुआ है? मेरी नजर की नहीं पड़ी, तेरी नजर बड़ी तेज है। अच्छा जी, ये हमारी रफ वर्किंग की शीट है जी। अच्छा चलें जी, रिक्वायरमेंट है शेयर्स खरीदने की एंट्री बताएं जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्लास पूरा लिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। साथ में एक अकाउंट भी खोल लेता हूं इन्वेस्टमेंट का, जैसे फिक्स्ड एसेट का अकाउंट खुलता था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वर्किंग 1 जी मोहतरम। पहले इन्वेस्टेड इन 2 शेयर्स ऑफ PTCL एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16 पर शेयर। तो 16 रुपए का हमने एक शेयर खरीदा है। कितने शेयर? एक कितने का? तो 3200। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 3200। ये एंट्री हम कब करेंगे? रिक्वायरमेंट ए चल रही है ये एंट्री हम कब करेंगे? नवंबर 2007 में कर ली एंट्री, वरना मैं आ जाऊंगा फिर। एंट्रीज कोई 4-5 बनेगी, उसके बाद वर्किंग 1 करनी है आपने। वो शहजादे हाथ खड़ा करें जो लाहौर में रहते हुए नहीं आ रहे थे। कोई शर्म या होती है? ओके चलें जी, आगे बढ़ें। भैया एसी चलाओ दानिश। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड टू ब्रोकर वाज ₹300। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कैपिटलाइज नहीं करना इसको, कैपिटलाइज नहीं करना। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जी 300 से। ये अजीब सा स्टैंडर्ड नहीं है IS 41 की तरह के फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और पता नहीं किन किन चक्रों में पढ़ते थे वो। ये सीधा सीधा सा स्टैंडर्ड है। ऐसा खरीदा, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, ब्रोकर को पैसे दिए, कैपिटलाइज नहीं करने। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। शेयर खरीद रहे हैं, इतने शेयर खरीद रहे हैं कि वो कंपनी हमारी सब्सिडरी बन रही है, इतने शेयर खरीद रहे हैं कि वो एसोसिएट बन रही है। शायद ये 1 या 2% शेयर हम किसी कंपनी के खरीद रहे हो, शायद 3% खरीद रहे हो, 20% से कम होंगे, हमारी एसोसिएट नहीं है ये। The market price of the shares of PTCL on 31 दिसंबर 2007 was jump to 22। मार्केट प्राइस 16 से जंप करके किस पे चली गई? 22 पे चली गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड याद है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, उसमें भी तो हम यही करते थे, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को ईयर एंड पे बढ़ा देते थे। तो बस वही काम कर रहा हूं मैं। कैरी डाउन बताएं।
बोले 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 200 इंटू 22 4400 4400 की एंट्री होगी या डिफरेंस की एंट्री होगी? ये वर्सेस की कैलकुलेशन है, वर्सेस की कैलकुलेशन है जी। बता दें 3200 वाले शेयर 4400 के हो गए या 16 रुपए वाला शेयर 22 रुपए का हो गया, एक ही बात है। हमारे पास 200 शेयर हैं तो कितनी खुशी आई? इस खुशी को P&L में डाला करेंगे फेयर वैल्यू गेन के नाम से। फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन will go to P&L as a balancing figure 1200। क्लियर? पेपर में आप ऐसे भी कर सकते हैं 2000 या 200 शेयर्स कितने से कितने पे चले गए? 22 से 16 पे चले गए। तो 22 वर्सेस 16, तब भी देख लें यही फिगर आ रही है, जरा कैलकुलेट करके देखें 1200 रुपए आ रहा है। तो क्या पेपर में जरूरी है टी काउंट बनाना या 22 और 16 का डिफरेंस भी ले सकते हैं? 22 और 16 का डिफरेंस, टी काउंट बनाना पेपर में जरूरी नहीं है। 22 और 16 का डिफरेंस, 16 वाली चीज किस पे चली गई? 22 पे। तो 200 शेयर्स हैं हमारे। टाइम सेव करने के लिए यू कैन डू इट जी। एंट्री बताएं 1200 की, इन्वेस्टमेंट डेबिट और P&L क्रेडिट। ये एंट्री कब होगी? दिसंबर 2007 को। एंट्री बोलें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ये OCI में नहीं जाएगा, ये P&L में जाएगा। 1200 3200 जमा 1200 कैरी डाउन 4400। तो गेन लॉस टी अकाउंट से भी निकल सकते हैं और वर्सेस वाली कैलकुलेशन जैसे IAS 21 में करते थे उससे भी निकल सकते हैं। क्लियर हो गया? अगली खुद ही कर दें फिर मैं खत्म करूं सवाल को। अगली एंट्री कर दें पॉइंट 4। जंप डाउन कर गई है चीज, 22 से दोबारा किस पे आ गई है? 18 पे। हमारे साल या अगले साल के आखिरी दिन? अगले साल के आखिर। हम परेशान हो जाएंगे कि जो चीज हमने खरीदी हुई है वो सुस्त हो गई है, सस्ती हो गई है। कर ली एंट्री? जल्दी कर लें जरा जी। BD बोले, CD 200 इंटू 3600। फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस P&L में जाएगा। बैलेंसिंग 800। इधर कैसे निकालेंगे? अगर शॉर्टकट से निकालना हो इधर 200 पहले किस पे पड़ा हुआ है? 22 पे। मैंने किस पे लेके जाना है? 18 पे। वर्सेस लिख दें वो तो कोई मसला नहीं, 22 पर से 18, लेकिन एरो एरो खींचे जरा, किससे किसकी तरफ जाने? तो फिर लॉस आ रहा है 4 रुपए का या गेन आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट दिसंबर 2008 पे, फेयर वैल्यू लॉस इन P&L डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट। कितना? 800। बबलू खड़े हो जाओ। हाँ, शेयर्स दूध देते हैं? सोच के बोलना है। शेयर्स दूध देते हैं? कभी शेयर खरीद के देखो, दूध मिलेगा? पियोगे? बैठ जाओ। भैंस तो हमने सुना था कि महंगी भी हो जाती है, मोटी भी हो जाती है, तो उसको फेयर वैल्यू गेन लॉस कहते थे IAS 41 में। लेकिन आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आप सोचें, 1 बाय 1 लेके चलना शुरू करें। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं एक जानवर से, तो भैंस जो है वो महंगी भी हो जाती है, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस होता है। वो दूध भी देती है, ये एक अलग फायदा होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो महंगी भी हो जाती है। कोई लैंड बिल्डिंग आपने खरीदी,
और बोल रहे हैं वो महंगी हो गई, लैंड बिल्डिंग महंगी भी हो जाती है, और सेकेंडली रेंटल भी आता है, उससे रेंटल भी आ सकता है। जब तक महंगी नहीं, जब तक आपको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही जितनी आप बेचना चाह रहे हैं, तब तक आप रेंटल कमाते रहें। सिमिलरली शेयर्स में क्या होता है, जब तक आपके पास पड़े रहेंगे महंगे या सस्ते होंगे, और हर साल आपको क्या आएगा, तो डिविडेंड फिलहाल सवाल में अवेलेबल, लेकिन अगर आ जाए तो डिविडेंड की एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, और डिविडेंड इनकम हमेशा एंड लेवल में जाता है, ठीक है। तो फिलहाल सवाल में डिविडेंड नहीं है, लेकिन डिविडेंड भी आ सकता है। तो बस खत्म हुआ जी, इसका पी एंड एल और बैलेंस शीट बना दें। पी एंड एल में बता दें मुझे क्या जाएगा, पी एंड एल एसओसीआई, पी एंड एल और ओसीआई में कुछ नहीं जाएगा, ओसीआई में कुछ नहीं जाएगा, फेयर गेन या लॉस 2007 और 2008। अच्छा, एक अनलकीली एक चीज है, पता नहीं आपके लिए तो लकीली होगी, इनका बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है, शेयर्स का बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ खरीदना हमारे सिलेबस में है। अच्छा जी, पहले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस आया, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस नेगेटिव में शो कर दें जरा, पता चले ये एक्सपेंस है कितना, 300। और 2007 में खुशी भी आई है 1200 की, और 8 में गम आया है 800, तो ये पीएनएल बन गया। और ओसीआई में कुछ भी नहीं जाएगा, आ गई है एम्बुलेंस। अच्छा, एसओएफपी, कितने लोग एकदम बकरा खाते खाते पढ़ने बैठ जाते थे, ख्याल आता था यार पेपर हैं, पढ़ते पढ़ते बकरा खाने लग जाते थे, वो कह रहे हैं बकरा खाते खाते। अच्छा जी, एसओएफपी 2008 2007 जी, इन्वेस्टमेंट्स 400 और 3600, ये यार करंट में डाल दो, ये बहस अभी आज मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था, फिलहाल करंट में डाल दो। इधर ले आओ तय मेरा, प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज, छोड़े पहले रिक्वायरमेंट को। अच्छा जी, इन्वेंट्रीज के अंदर दो मॉडल होते थे, एक फाइफो होता था और दूसरा वेटेड एवरेज होता था, क्लियर। इधर भी दो मॉडल है, एक है गेन्स को आप पीएनएल में ले जाएं, एक मॉडल है, रिक्वायरमेंट ना पढ़ो, एक मॉडल है गेन्स को आप ओसीआई में ले जाएं। गेन्स को किस में ले जाएं, ओसीआई में ले जाएं। तो अब जरा सुनते रहिएगा, अगर गेन को ओसीआई में लेके जाएंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा सोल्यूशन के ऊपर। नंबर 1, अगर आप गेन को ओसीआई में लेके जाएंगे तो हम एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज। पहला फर्क ये पड़ेगा कि 300 रुपए को इधर ही डाल देंगे, अलग से एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको एसेट की कॉस्ट में डाल देंगे, डन। पहला फर्क ये पड़ेगा। दूसरा फर्क, अगर गेन को ओसीआई में लेके जाएंगे तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी गेन लॉस की, ये पीएनएल में नहीं जाएगी, ये कहां जाएगी, जब ये ओसीआई में जाएगी तो ये फॉर द ईयर ओसीआई में जाएगी, और फिर एज ऑन बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर भी जाएगी, और फिर अगले साल भी गेन उसी तरह ओसीआई के अंदर जाएगा। अच्छा, इसमें आईएस 16 की तरह नहीं होगा कि आईएस 16 में सरप्लस आता था तो सरप्लस में ओसीआई में चला जाता था, लॉस आता था तो पीएनएल में चला जाता था। इसमें गेन आएगा तो भी डायरेक्ट ओसीआई में जाएगा, लॉस आएगा तो भी डायरेक्ट ओसीआई में जाएगा। तो दोबारा करते हैं सवाल अब, एस ओसीआई जी उमेर भाई, ओसीआई के तौर पे शुरू कर दें। रिक्वायरमेंट नंबर बी, लेकिन रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में पढ़ता हूं। रिक्वायरमेंट नंबर बी, चलें जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नंबर 2, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जी, नवंबर 2007। अपना पॉइंट 1 और 2 को इकट्ठा करके मैं पढ़ने लगा हूं। पहले इन्वेस्टेड इन 200 शेयर्स ऑफ पीटीसीएल फॉर ₹16 पर शेयर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ₹300 जी। 200 मल्टीप्लाइड बाय
16 जमा 300 3500। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट पूरा 3500। क्लियर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने यहां क्या कर दिया? कैपिटलाइज। जी मोहतरम, ईयर एंड पे कैरी डाउन कितने शेयर्स हैं? 200। जरब 300 को अब लिफ्ट नहीं करानी, बस वो इनिशियली हुआ था एसेट की कॉस्ट में डल गया, खत्म। 400 कितना गेन आ रहा है? वट एवर द रीजन मे बी, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई, ये हुआ वो हुआ, हमें इससे कंसर्न नहीं। हमें बस गेन लॉस कहाँ लेके जाने? OCI। फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू गेन नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व। ये गेन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। ये बैलेंसिंग है, ये OCI में जाएगा। 3 दफा ब्रैकेट लगाई है मैंने। ये गेन है, ये बैलेंसिंग आया है, ये OCI में जाएगा। कितना? 900। एंट्री बता दें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट एंड फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। फेयर वैल्यू रिजर्व जी, ये दिसंबर में एंट्री हो जाएगी। दिसंबर 2007। मुझे भी भूल गया था कौन कौन क्लास में आता था। आ जाएंगे तो पता चला, अच्छा ये भी सीए कर रहा था, ये भी सीए कर रहा था। ओके, इसमें ना साथ साथ जरा मैं P&L बैलेंस शीट बना रहा हूं अगले साल से पहले ही। SOCI comprises of P&L एंड OCI। अब शायद P&L में कुछ नहीं जाना, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो भी नहीं जानी। अब OCI जी, 2008 और 2007। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। इसका नाम यहां रखे करेंगे फेयर वैल्यू गेन या लॉस। 900 रुपया। लेकिन प्लीज एक और आपने काम करना है, वो ब्लू मार्कर से मैं किया करूंगा। वो काम यह है कि OCI रिजर्व का बैलेंस निकालते रहना है। एक होता है ना खुशी फॉर द ईयर, और एक होती है खुशी एज ऑन। तो अगर जिंदगी में आई ही पहली दफा खुशी है तो फॉर द ईयर और एज ऑन बराबर होंगी। तो अब एज ऑन टाइप एक चीज निकाला करनी है। इट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नल एंट्री। डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नल एंट्री नहीं है ये, वो जो आप लिखे थे नरेशन नहीं है जर्नल एंट्री की। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ा हेल्प आउट कर रहा हूं मैं अपने आप को। बैलेंस शीट बनाने के लिए फेयर वैल्यू रिजर्व में क्रेडिट साइड पर पड़ा है 900। क्रेडिट साइड भारी है फेयर वैल्यू रिजर्व की, खुशी पड़ी है। तो खुशी क्रेडिट होती है ना, तो खुशी कितनी पड़ी है? 900। इस ब्लू मार्कर वाली फिगर को मैं कहां ले जाऊंगा? बैलेंस शीट में। फॉर द ईयर भी यही खुशी है और एज ऑन भी यही खुशी है। इसको अब हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट में एक और चीज भी जानी है, 4400। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एसेट्स में करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन में ना पड़े अभी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना जी? 4400। और इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन PPE एंड फेयर वैल्यू रिजर्व।
ये एक नया लाइन आइटम ऐड हो गया आज हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवोल्यूशन सरप्लस एंड फेयर वैल्यू रिजर्व ऑन इन्वेस्टमेंट्स एज पर IFRS 9। जी, व्हाट इज द बैलेंस एज ऑन फेयर वैल्यू रिजर्व? बैलेंस ब्लू मार्कर वाला उठाना है, कितना? 900। फॉर द ईयर भी यही है और एज ऑन भी लकीली फिलहाल यही है। फॉर द ईयर खुशी 900, एज ऑन खुशी 900। अगला खुद ही ट्राई कर लें सारा, और अल्लाह करे ये वाली फिगर्स आप सही तरह किस तरह कर लें, ये वाली और ये वाली, सारा अगला खुद ही कर लें। अच्छा यार, इसमें ना अगर आपने शॉर्टकट लगाना है ना 900 रुपये का निकालने का, तो शॉर्टकट फिर इस तरह लगाइएगा। फिर आप शॉर्टकट इस तरह नहीं लगेगा, वो क्या कहते हैं 200 इंटू 22 माइनस 16, इस तरह शॉर्टकट नहीं लगेगा। असल में उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पड़ी हुई है ना, तो इसमें अगर आपने शॉर्टकट लगाना है तो सुन लें कैसे लगाना है। वो शॉर्टकट लगवा दो अगर शॉर्टकट लगाना है तो। शॉर्टकट लगाने का आसान तरीका है 3500 वर्सेस, बोले 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 हिम्मत, वर्सेस 200 इंटू 22। अगर आपने शॉर्टकट लगाना है तो इस तरह लगेगा। समझ आ रही है बात? तो हाथ खड़ा कर दें। कितने पे पड़ा हुआ है बैलेंस? 3500 पे। और लेके किस पे जाने? 200 ज़रब 22 पे। अगर चीज़ें परेशान कर रही हैं तो कोई मसला नहीं, टी अकाउंट बना लीजिएगा बस। टी अकाउंट तो सबसे आसान अप्रोच है, कोई एरर फ्री तरीका है। तो 3500 वाली चीज़ को इधर भी देख लेना, 3500 वाली चीज़ को किस पे ले जाना है? 4400 पे। अगर आप टी अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो इस तरह कर लें, लेकिन बहरहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये ब्लू वाली चीज़ ज़रूर करनी है बस। ओके, अगला ट्राई करते हैं। अगला शॉर्टकट कैसे लगेगा बोलें? 4400। 4400। अब 4400 200 ज़रब 22 वाला है, अब ये वहां से नहीं देखना, ये 200 ज़रब 22 वाला 4400। तो 200 ज़रब 22 वाला 4400 वर्सेस 200 इंटू 18। तो फिर इसमें मेरे ख्याल से तो ऐसे भी करना पड़ेगा हमें कि पिछला बैलेंस निकाल के रखना पड़ेगा। 3500 वर्सेस 4400। 4400 कैसे आया? 200 ज़रब भाई, इस तरह समझ आया बात आपको? अब 4400 अगला 4400। तो बहरहाल मैं शॉर्टकट्स की तरफ जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, नॉर्मल तरीके से चलें ताकि कोई एरर का चांस ना रहे। 4400 कैरी डाउन जी। शेयर कितने रुपए का हो गया? 18 रुपए का। 200 ज़रब 3600, 800। आपने नहीं देखना पहले खुशी पड़ी है गम पड़ी है, इस टॉपिक में नहीं ऐसे देखना, पर डायरेक्ट गेन लॉस निकाले जाना है। IAS 16 में देखते थे ना, पहले खुशी गम, इस चक्कर में नहीं पढ़ना, पर सब कुछ उसी में फेंके जाना है जी। फेयर वैल्यू रिजर्व, रिजर्व ही नाम लिखना है, फेयर वैल्यू रिजर्व। ये गेन आया लॉस? बैलेंसिंग आया, ये सवाल में गिवन है बैलेंसिंग आया। कहाँ लेके जाना है? OC में लेके जाना है। कितना आ गया? 800। चलें एंट्री करें। दिसंबर 2008 फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI फॉर द ईयर, इन OCI डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट 800। इसको तो डायरेक्ट ले जाएं आप OCI में। ये गम आ रहा है, खुशी आ रही है, इसको कैसे शो करें? नेगेटिव 800। और इन्वेस्टमेंट का कैरी डाउन, इसके लिए थोड़ा सा जरा मेहनत करनी पड़ेगी जी। बोलें ओपनिंग बैलेंस ऑफ खुशी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ खुशी 900। फॉर द ईयर गम डेबिट डालें 800 का,
और अब नेट बता दें। अगर क्रेडिट 900 है और डेबिट फॉर द ईयर पड़े 800, ये 900 ओपनिंग है, ये फॉर द ईयर है, तो क्लोजिंग क्रेडिट बचा डेबिट बचा, काटें इनको, क्या बचा क्रेडिट कितना 100, तो ये बैलेंस हो गया। अब अगले साल ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 100 रुपया। तो पिछले साल बताएं, 1 मिनट सारे, पिछले साल बताएं फॉर द ईयर खुशी, एज ऑन खुशी, फॉर द ईयर गम, ओपनिंग खुशी, फॉर द ईयर गम, क्लोजिंग खुशी। तो 900 ये ओपनिंग बैलेंस है ना, 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100। तो ये थोड़ी सी एक समझने वाली चीज थी। नहीं नहीं नहीं, वो कोई मसला नहीं, बस रिजर्व का अकाउंट है ये। बस आप ब्रैकेट में ये लिख लो समझने के लिए, ये गेन है और ये लॉस है, इस तरह लिखना लिखते हैं। लॉस डेबिट हो रहा है, गेन क्रेडिट हो रहा है। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हेन टू फॉलो विच मॉडल, व्हेन टू फॉलो विच मॉडल। ये जो मॉडल है ना, ये सारा इसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो मॉडल है ना, ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। फेयर वैल्यू को रूट कराएं P&L से और फेयर वैल्यू को रूट कराएं ओसीआई से। अब हमारा एक सवाल रह गया जिसपे हमारे 15 मिनट अभी लग जाएंगे, किस वक्त कौन सा मॉडल फॉलो करना है। हमें पेपर में कैसे पता चलेगा सवाल कैसे करना है। तो शेयर्स में बढ़ती हुई कीमतों को P&L में भी लेके जा सकते हैं और शेयर्स में बढ़ती हुई कीमतों को ओसीआई में भी लेके जा सकते हैं। दोनों मॉडल्स में एक फर्क ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है और दूसरा फर्क है ईयर एंड के ऊपर, लेकिन डिविडेंड इनकम दोनों मॉडल्स में इंशाल्लाह P&L में जाएगी। डिविडेंड इनकम तो P&L में जाती है, वो कभी भी अनरियलाइज टाइप चीज नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सफे पे इतनी तफसील से लिखी हुई हैं कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी सफे पे बिल्कुल तफसील से लिखी हुई हैं सारी बातें। पहले वो सफा ढूंढते हैं कि इनमें करना क्या है। ये हमारे चैप्टर में आना पड़ेगा, आपको IFRS 9 के चैप्टर में आना पड़ेगा, पेज नंबर 410। हम कौन है इस सवाल में, पेल हैं या PTCL है? पेल। हम कौन है? पेल। एक लफ्ज बोलने लगा हूं, जरा बताइएगा समझ आ रहा है आपको? पहले वो लफ्ज सुन लें। पेल हैज इन्वेस्टेड, यानी वी पेल हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनदर एंटिटी। समझ आई बात? पेल हैज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। अब समझ आ गई बात? तो इस फिक्रे को जरा बार बार बोलें। पेल हैज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। एक और एंटिटी के इक्विटी शेयर्स हमने खरीद लिए हैं। पेल हैज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। इसको टिक करें। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, पेज नंबर 411। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। और इधर वो पेज लिखें और क्वेश्चन नंबर लिखें, कौन सा है? पेज नंबर 724, क्वेश्चन 1, पेज 724, क्वेश्चन 1। इन्वेस्टमेंट इन
इक्विटी शेयर्स ऑफ another entity. Pell has invested amount in equity shares of an other entity. कभी कभी पेपर में कहा करेगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, क्या कहा करेगा, मैंने अगले की इक्विटी बाय कर ली है, अगले के शेयर बाय कर लिए हैं, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया या लोन दिया अगले को, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया। और सादा जबान में जो हम बोलते हैं वो क्या होती है, वी परचेज्ड या वी इन्वेस्टेड मनी इन या वी परचेज्ड इक्विटी, ये तो सादा जबान है जो जिसमें हम बोलते हैं या अच्छा जी, अब इसको आगे छोड़ें। फेयर वैल्यू थ्रू P&L एक मॉडल है, जैसे FIFO वेटेड एवरेज होता था या कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल होता था, और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू, परचेज प्राइस पेड, इनिशियल रिकॉग्निशन इज एट फेयर वैल्यू 16 रुपए, यानी परचेज प्राइस पेड। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, परचेज प्राइस पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू 16 रुपए की थी, फेयर वैल्यू को परचेज प्राइस कह दिया प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड इन FVTPL, FVTOCI कैपिटलाइज एज अबव। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड इन FVTPL and it is capitalized. Dividend shown in P&L. Subsequent measurement at fair value with gain loss shown in subsequent measurement ये होती है carry down. Subsequent measurement at fair value with gain shown in subsequent measurement at with gain or loss shown in P&L. FVTOCI subsequent measurement at fair value with gain loss shown in OCI. At fair value 22 रुपए with gain loss shown in OCI. ऐसा नहीं होगा कि लॉस आएगा तो P&L में डाल देंगे जैसे IAS 16 में होता था, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ही गेन आए, लॉस आए कहां डालना डायरेक्ट, पहली दफा भी लॉस आ जाए तो भी, और उधर ये होता था ना, पहली दफा लॉस आ गया, अगर कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं आई हुई तो पहली दफा लॉस आ गया डायरेक्ट कहां फेंकते थे, P&L में। लेकिन इधर पहली दफा लॉस आए, 10वीं दफा लॉस आए, जब मर्जी लॉस आए, ऑल विल गो टू OCI। तो ये हो गई जी दोनों मॉडल्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब सवाल क्या रह गया, कब कौन सा मॉडल आपने यूज करना है, उसके लिए एक डिस्कशन है, उसके लिए आपने जरा अटेंटिव रहना है। वालिद साहब ने आपको कहा कि बेटा हमारा कारोबार मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है, ये करीब करीब के शहर हैं, कुछ साहिवाल है, कोई और है, कुछ शेखुपुरा है, कोई जो है वो ननकाना के अंदर है, कोई और जगह के ऊपर है, तो ये करीब करीब के शहरों में हमारा कारोबार फैला हुआ है। तो बेटा जब भी छोटा रास्ता इख्तियार करेंगे ना हम, यानी करीब के शहर में जाएंगे, तो उस वक्त हम जाया करेंगे GT रोड से। ये तय होगी, ये बात लिख लो, पक्की बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो जब भी छोटे रास्ते पे जाना है, यानी करीब के शहर में जाना है, तो हम किस पे जाएंगे, GT रोड पे जाएंगे। ये बात पक्की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और आइंदा टाटर ज्यादा नहीं करनी। दूसरी बात, बेटा एक दूर का शहर है जहां जाते जाते 4 घंटे लग जाते हैं, वो है रावलपिंडी। रावलपिंडी जाने में बेटा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगी। अगर तुम GT रोड से जाते हो तो रास्ते के अंदर जो है वो तुम्हें मियाँ जी दाल वाले हैं, वो क्या मशहूर हैं, मियाँ जी वाले, हाँ, तो मियाँ जी दाल वाले रास्ते में तुम्हें मिलेंगे GT रोड पे। और अगर तुम जो है वो मोटरवे से जाते हो तो रास्ते में तुम्हें मैकडॉनल्ड्स मिलेगा, बड्डे मियाँ जी। तो अब ये 2 रास्ते हुआ करेंगे, जब भी लंबा सफर हुआ 2 रास्ते हुआ करेंगे, या तो तुम GT रोड पे चले जाना, ब्रो नहीं सॉरी सन बेटे, या तो तुम GT रोड से चले जाना या तुम मोटरवे से, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है, जो मर्जी कर लेना, चाहे GT रोड पे डाल दो, चाहे मोटरवे पे डाल दो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बेटे एक बात सुन लो,
अगर तुमने गाड़ी मोटरवे पे डाल दी और बोर होना शुरू हो गए कि दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आ रहा, तो दोबारा तुम्हें जीटी रोड पे नहीं डालने दूंगा। अगर तुमने गाड़ी मोटरवे पे डाल दी तो दोबारा जीटी रोड पे नहीं आने दूंगा। इससे आपके जहन में क्या सवाल अराइज हो रहा है? नहीं, इससे अगला सवाल आपके जहन में क्या अराइज हो रहा है कि अगर जीटी रोड पर डाल दी तो मोटरवे पे आने देंगे या नहीं? ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको रिक्लासिफिकेशन कहते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये इस तरह नहीं सोचना। बस दो बातें हैं। नंबर 1, जब भी छोटा रास्ता जीटी रोड, एक कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस, यू आर सपोज टू गो थ्रू जीटी रोड। जब भी लंबा रास्ता, यू हैव चॉइसेस, यू हैव चॉइसेस, ईदर यू कैन गो थ्रू दिस वे और यू कैन गो थ्रू दिस वे। या तुम जीटी रोड से चले जाओ या तुम, लेकिन अगर मोटरवे पे डाल दी तो वापस तुम जीटी रोड पर नहीं आ सकते, वापस जीटी रोड पे नहीं आ सकते। क्लियर? अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं थोड़े दिनों के लिए, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं थोड़े दिनों के लिए, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 15 महीने, थोड़े दिनों के लिए आपने शेयर खरीदे हैं कि बस बेच दूंगा, जैसी अच्छी प्राइस निकली बेच दूंगा, तो फिर आपका मकसद डिविडेंड खाना नहीं होगा उससे, फिर आपका मकसद डिविडेंड खाना नहीं होगा, फिर तो आपने सिर्फ उनको बेच के फायदा उठाना है। तो अगर आपने शेयर थोड़े अरसे के लिए खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म, थोड़े अरसे के लिए, तो स्टैंडर्ड कहता है आई एम नॉट गिविंग यू एनी चॉइस, जितना गेन लॉस आए P&L में लेके जाओ, जितना गेन लॉस आए, ये जीटी रोड का रास्ता है मोहतरम, ये जीटी रोड का रास्ता है, जितना गेन लॉस आए P&L में जाओ, बस खत्म बात। और अगर तुमने शेयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदे हैं, और अगर तुमने शेयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदे हैं, यानी 10 साल 8 साल रखूंगा और शेयर बेचना मेरा मकसद नहीं है, बट डिविडेंड खाता रहूंगा, तो अगर तुमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर रखे हैं, यू हैव चॉइसेस। द डिफॉल्ट कैटेगरी इज जीटी रोड। स्टैंडर्ड कहते हैं जीटी रोड पे चढ़ जाओ, कोई मसला ही नहीं, गेन सारे P&L में फेंकते रहो, कोई मसला नहीं। शेयर की प्राइस बढ़ रही है, P&L कम हो रही है, आपके दिल में आ रहा होगा OCI लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, नहीं, स्टैंडर्ड कह रहे हैं यू हैव डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल, डिफॉल्ट कैटेगरी, डिफॉल्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, जीटी रोड खुली हुई है, जाओ मजे करो जीटी रोड पे। हाँ, तुम्हारे पास एक अलाउड ऑल्टरनेटिव है, तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, डिफॉल्ट कैटेगरी नहीं है, ऑल्टरनेटिव है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव खतरनाक है। अगर उस ऑल्टरनेटिव की तरफ तुम आते हो तो तुम फिर वापस नहीं जा सकते, तुम फिर वापस नहीं जा सकते। जरा सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं हमारे वाला। सवाल की रिक्वायरमेंट मैं पढ़ रहा हूं, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बेचने के लिए खरीदी है या फिर रखने के लिए? बेचने के लिए, मींस हेल्ड फॉर। हमारे पास पेपर में कोई ऑप्शन नहीं होगी सिवाय इसके कि हम ये वाला मॉडल लगाएं। अगर हम वो लगाएंगे तो एग्जामिनर हमारे नंबर 0 देगा, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है ना। छोटा रास्ता हमेशा किससे जाने, हमारे पास चॉइस नहीं है, तो मजबूरन हम ये किस पे फॉलो करेंगे? FETPL पे। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ दिस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्ड फॉर टू अर्न डिविडेंड। अब तो हमें समझ ही नहीं आ रही, हम दोनों तरीके से जा सकते हैं, फिर एग्जामिनर हमें गाइड किया करेगा। एग्जामिनर गाइड करो, ये लॉन्ग टर्म के लिए लंबा सफर है, अब्बू ने जो चॉइस दे दी है, जीटी रोड से जाना है, मोटर से जाना है, बताओ मुझे क्या करूं मैं? एन इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब होता है नॉन कैंसलेबल, फिर बेटा बदलना नहीं अपने फैसले से। एन इररिवोकेबल चॉइस इज मेड, मैंने नॉन कैंसलेबल चॉइस कर ली है। जैसे ही सफर शुरू होने लगा मैंने क्या कर ली? नॉन कैंसलेबल चॉइस मुझे करनी पड़ेगी। डेट एट इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त तुम्हें ये चॉइस करनी पड़ेगी, ये वाली एंट्री करते हुए सोचना पड़ेगा, तुम चॉइस करोगे उस वक्त खड़े होके। एन इररिवोकेबल इलेक्शन, अ नॉन कैंसलेबल चूज करना, एन इररिवोकेबल इलेक्शन। वैसे जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो भी इररिवोकेबल ही होते हैं, एक बार चूज कर ले तो 5 साल शायद बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एन इररिवोकेबल इलेक्शन इज मेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन टू यूज ऑल्टरनेटिव रास्ता। डिफॉल्ट रास्ता कौन सा है? जीटी रोड, FETPL। टू यूज ऑल्टरनेटिव रास्ता, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स आर पार्क्ड एट अ मॉडल ऑफ FETOCI। ये ऑप्शन हमने ऑप्ट कर ली है। अब आप कह रहे होंगे अगर 9 पेपर में ना लिखी हो तो हम क्या करेंगे? सब्र कर जाएं, अभी क्या जल्दी है।
तो ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ के मुझे बता दें, आप मजबूर हो गए हैं सवाल के मुताबिक कौन सा मॉडल ऑप्ट करने पे? फेयर वैल्यू थ्रू OCI. ओके, सो प्लीज समराइज ऑल ऑफ दिस. If I have bought the shares for short term, then I have no choice. The model is fair value through profit and loss. The model is very easy. Calculations are very easy. But ये सोचने के जाना कहाँ है? But if I have bought the shares for long term, the default category is still available. What is the default category which I was already using? अगर मैंने short term के लिए खरीदे होते, तो default category is also available. You can go on FVTPL. But if अगर आप इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त वादा करें कि मैं FVTOCA पे जाऊंगा और दोबारा नहीं फिरूंगा, तो फिर आप कौन सा मॉडल अवेलेबल है? फिर आप इसके ऊपर फॉलो करते हैं. क्लियर? ये डायग्राम पढ़े, समझ आ रही है? पेज नंबर कौन सा है ये? 411. परचेज शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म, परचेज शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, आगे भी चलना है ना. परचेज शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, परचेज शेयर फॉर स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन होता है बस मार्केट ऊपर नीचे होगी, वहां से फायदा उठा लूंगा. यस, नो ऑप्शन, नो चॉइस अवेलेबल. यू आर बाउंड टू गो ऑन GT रोड. फेयर वैल्यू थ्रू P&L. I have purchased share for short term? No. I have purchased share for trading? No. Means for not held for trading. मोटरवे की डेजिग्नेशन नॉन कैंसलेबल इनिशियल रिकॉग्निशन पे चूज कर ली है? हां, तो ठीक है, फिर मोटरवे पे जाएं. मोटरवे की डेजिग्नेशन नॉन कैंसलेबल चूज कर ली है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नॉन कैंसलेबल टाइप चीजें खतरनाक हो जाती हैं बाद में, फिर मेरा दिल चाहा तो मैंने नहीं चूज की. तो फिर बता दें FVTPL. तो इसके साथ लिखें डिफॉल्ट कैटेगरी. डिफॉल्ट रास्ता तो फिर अवेलेबल है ना, कौन सा? अगर आप चूज नहीं करते इमरान खान को तो फिर नवाज शरीफ तो अवेलेबल है. तो लेकिन अगर चूज कर लेते हैं इमरान खान को, फिर बाद में मुकरना नहीं है कि एक ही हो गया. अच्छा, तो लेकिन ये इलेक्टिव है. ये इलेक्टिव है, ये चॉइस अवेलेबल है. वरना डिफॉल्ट तो आपको पता है हमारे मौजूद हैं सियासतदान. ठीक है जी, अब आपके पास 5 मिनट है. मुझे आप कर दें क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 726. यू हैव 5 मिनट्स. सवाल में जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, वो भी करें. क्वेश्चन नंबर 3, पेज 726. और इस सवाल में एक बात सुन लें, कुछ चीजें मैंने काट दी हैं क्योंकि ये सवाल के लिए इरेलीवेंट है. ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा. तो ये चीजें मैंने काट दी हैं, बाकी सवाल आपके सामने है. यू हैव 5 मिनट्स. जनरल एंट्रीज करें, P&L बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं. पूरा सवाल पहले एक दफा गो थ्रू करें. पॉज कर दो यार वीडियो 5 मिनट के लिए. ओके, लेट अस वेस्ट द टाइम टुगेदर. अब आप कह रहे होंगे नो यू विल वेस्ट द टाइम, वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड आवर टाइम. ओके, लेट मी, will you please help me out in wasting the time? You people are born to help me out to waste my time. Not at all, guy. Please think before you speak. पहले तोलो फिर बोलो बड़ी. ये जबान के अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते. मैंने वापस ले लिए. वो प्लेट है, वापस ले लिए. जो नरमी से महरूम रह गया वो सारी खैर से महरूम रह गया. नरम तबीयत होनी चाहिए बंदे की, बहुत नरम तबीयत. खुश नसीब लोगों को मिलती है. ओके, ऑन 1 मई 2017 तांद्रू लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स.
acquired following equity investments. Investment in equity of another entity या acquired shares, acquired following equity investments, शेयर खरीदे हैं. इन्वेस्टमेंट ए, परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टोटल. टोटल की हमें जरूरत नहीं है, टोटल हमें करना आता है, बड़ा साइंसदान बन रहे हैं तो. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट ए वाज पार्क्ड, इन्वेस्टमेंट ए वाज पार्क्ड एज मेजर्ड एट एफईटीपीएल. रीजन नहीं बताई, बस खत्म होगी बात. इन्वेस्टमेंट ए को एफईटीपीएल, सवाल कह रहे हैं, खत्म होगी बात, आसान होगी मेरे लिए. वेयर इज इन्वेस्टमेंट बी वाज नॉन कैंसलेबल इलेक्शन की है, यानी जिस वक्त मोटरवे पे चढ़ने लगेंगे, डिफॉल्ट रास्ता जीटी रोड अवेलेबल है, लेकिन अब्बू बेटे से कहलवाएंगे, पुत्र बोल मैं जीटी रोड पे नहीं जाऊंगा, मोटरवे पे जाऊंगा, और मैं वादा करता हूं जान चली जाएगी, मोटरवे से नहीं उतरूंगा, चाहे हड़ताल हो, आंधी हो, तूफान हो. वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी वॉज नॉन कैंसलेबली पार्क्ड एट इनिशियल रिकॉग्निशन एट एफईटी ओसीआई. तो इन्वेस्टमेंट बी में हमने कौन सा रास्ता पसंद किया है, डिफॉल्ट या इलेक्टिव? डिफॉल्ट या इलेक्टिव? इलेक्टिव. डन. इन अक्टूबर 2017, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2017 को हमें डिविडेंड मिला है. डिविडेंड मैंने कहा था कभी भी टाइम ऑफ पोर्शन नहीं करते, बट डिविडेंड मिल गया, बस जितने मिल गया खत्म होगी बात. अगर रिसीव करने की डेट और होती और मिलने की डेट, अगर रिसीवेबल किसी और तारीख को होता और मिलता किसी और को, तो फिर इंक्रीज करते, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट. लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्ट एंट्री होगी कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट. इन दिसंबर 2017 फेयर वैल्यूज आर गिवन बिलो, फेयर वैल्यूज अवेलेबल है. तो इन्वेस्टमेंट ए जी, कैश कितना 100, कैरी डाउन 105, और फेयर वैल्यू गेन पी एंड एल में जाएगा, बैलेंसिंग कितना 5. इन्वेस्टमेंट बी, इन्वेस्टमेंट बी कैश 153 जी 153, कैरी डाउन 130 जी, लॉस फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई बैलेंसिंग लॉस. और ये इसके भी साथ भी आप बैलेंसिंग लिख सकते हैं यार, गेन जी कितना 23. चलें जी, 100 रुपए की और 153 की एंट्रीज अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी कर सकते हैं दोनों इन्वेस्टमेंट्स की. मैं वैसे अलग अलग कर रहा हूं. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ए, सो ये किस दिन एंट्री हो जाएगी, यकम मई 17. फिर इसके बाद अक्टूबर, एक्सपेंस डालना है, सॉरी एक्सपेंस डेबिट कितना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 रुपए में तो कोई थप्पड़ नहीं मारता, 2 मिलियन, अच्छा सॉरी. आगे यकम अक्टूबर 2017. डेबिट डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज गो टू 12. 31 दिसंबर 17 जी, बोले. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ए डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ए डेबिट एंड फेयर वैल्यू गेन इन पी एंड एल. अब किसकी एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट बी की. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बी डेबिट कितने से, और कैश
एक एंट्री अब मिस हो जाएगी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली है। अब 1 अक्टूबर को एंट्री होगी कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। 1 अक्टूबर कैश डेबिट जी 9, ये हमेशा P&L में जाएगा, इसमें OCI नहीं है। और 31 दिसंबर इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इज इट सो? इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 31/12 लॉस आ रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बी क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI लॉस। बैलेंसिंग तो उधर निकाल लिया हुआ है 23 डन ओके। अच्छा अब दो P&L बैलेंस शीट ही बनाने, एक ही कंपनी ने दो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अब इकट्ठा ही P&L बैलेंस शीट बनेगा। अब ये नहीं कहना अगर ऐसे होता तो ऐसे, अगर वैसे होता तो वैसे, वैसे के चक्कर नहीं है, दो अलग अलग शेयर्स बाय किए हैं। चलें जी, तूने दो P&L बैलेंस शीट बना दी है, वो दो रिक्वायरमेंट्स थी सवाल की, ये सवाल एक ही है और उसमें दो इन्वेस्टमेंट्स हैं। जी SOCI P&L एंड OCI। अच्छा जरा मुझे ना जबानी बता दें कि FVTPL मॉडल में P&L में क्या क्या जाया करेगा? तीन चीजें। FVTPL मॉडल में कितनी चीजें जाया करेंगी? तीन चीजें। पहले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पहले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसके अलावा जब भी मिलेगा डिविडेंड, और ईयर एंड पे या गेन या लॉस। ये तीन चीजें जाया करेंगी उस मॉडल में। और ये जो FVTOCI मॉडल है इसमें P&L में सिर्फ एक चीज जाएगी डिविडेंड, और OCI में एक चीज जाएगी या फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस। तो इसमें दो चीजें जाएंगी टोटल, लेकिन उसमें तीन चीजें जाएंगी, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जाती है उसमें। तो बहरहाल ए से शुरू कर दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस कितना? 2 जी। उसके बाद डिविडेंड इनकम एक ही अलग से शो कर दो 12 जी। फेयर वैल्यू गेन जल्दी लिखवाएं भाई, नीचे ले रहे हैं। फेयर वैल्यू गेन ए में 5। चलेंगे इधर आ जाएं। डिविडेंड इनकम 9, और इधर आ जाएं। फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं यहां लिखना, फेयर वैल्यू रिजर्व ना बैलेंस शीट में लॉस लिखना है। यहां आपने फेयर वैल्यू गेन या लॉस लॉस लिखना है, यहां आपने लॉस फेयर वैल्यू गेन या लॉस लिखना है जी। कितना? फॉर द ईयर। सॉल्यूशन में ना चेंज इन फेयर वैल्यू लिखी हुई है, सॉल्यूशन में हर जगह चेंज इन फेयर वैल्यू ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन फिर आप फेयर वैल्यू गेन लॉस फॉर द ईयर बताएं। 23 गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट में वैसे तो आनी है इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन अगर OCI वाला मॉडल है तो फिर फेयर वैल्यू रिजर्व एज ऑन भी आना है, जो ब्लू मार्कर से भी मैं निकालूंगा। SOFP एसेट्स, इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट बी। आगे चलें। इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन IS 16, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन IS 38, एंड इन द एंड फेयर वैल्यू रिजर्व, ब्लू मार्कर। गम फॉर द ईयर, गम फॉर द ईयर 23, गम एज ऑन 23। तो गम किस साइन से शो होगा? बोले नेगेटिव साइन से शो। तो गम फॉर द ईयर 23, गम एज ऑन
23 कितने लोगों ने नेगेटिव 23 शो कर दिया था इक्विटी में? कितने लोग भूल गए थे? ब्लू मार्कर वाली बात भूल गए थे? नहीं, P&L में कॉलम तो नहीं बनते। P&L तो इस तरह तो नहीं होता पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉलम बने हो। कॉलम तो कंपैरेटिव ईयर्स के बनते हैं, इस साल का और पिछले साल का, उसके तो नहीं कॉलम बनते। चलें जी, बच्चों वाली 4 बातें अब अच्छा होमवर्क में ना 2 सवाल कर लीजिएगा, क्वेश्चन 4 कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, सॉरी गाइस, इधर देखें, ये जो मैंने काले से काटा हुआ है, पहले उधर रखो कैमरा 1-2 मिनट के लिए। अच्छा इधर आओ, ये जो मैंने काले से काटा हुआ है, ये देखो, इधर आओ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन एक्विजिशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल, कितने का हमारा शेयर हो गया? लेकिन अगर इन दोनों का मैं वेट कर रहा था, कितने का हमारा शेयर हो गया? जब बेचने जाएंगे तो ब्रोकर कितने पैसे लेगा? हमें कितने बचेंगे? 102. ये अगर आपको IAS 41 याद है तो ये कोई फेयर वैल्यू टाइप चीज है, ये कॉस्ट टू सेल टाइप चीज है, और ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल टाइप चीज है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जरा जाके देखते हैं हमने रखना किस पे है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, at fair value means at fair value means at fair value means at fair value, not minus cost to sell. So that's why तो जब कॉस्ट टू सेल को नहीं लेना तो फिर नेट करके उसकी अमाउंट करके लेना। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हो गई है उसे लेने, या ईयर एंड पे जो शेयर महंगा हो गया उस पर होने वाली कॉस्ट को भी लेना है, इसको इग्नोर करना है, ईयर एंड वाली को आपने इग्नोर करना। डन। तो 2 सवाल होमवर्क में हैं, एक क्वेश्चन 4 और एक 6। क्वेश्चन 4 और 6 इन दोनों को मैं पढ़ देता हूं। मुजम्मिल लिमिटेड परचेज 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 जनवरी 2009। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन बाइंग, सेलिंग की कोई टेंशन ना लें, बस बाइंग की 2% है, काफी है मेरे लिए, सेलिंग वाली को इग्नोर करना है। तो बाइंग के बगैर 2% मुझे कमीशन देना पड़ेगा, और ईयर एंड पे शेयर 108 का, 111 का और 110 का हो गया। डिविडेंड सिर्फ 2009 में मिला है, ₹4 पर शेयर। तो 5000 जरा ₹4 पर शेयर, 20,000 का डिविडेंड मुझे मिला। इसकी एंट्री सिर्फ किस साल करेंगे? 2009 में। कौन कौन से मॉडल से? दोनों से करनी है, दोनों से एंट्रीज करके ट्राई करना है। ठीक है, कितने मिनट में हो जाएगा सवाल? 5 मिनट में। 9 मिनट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ भी नहीं, बस ठीक है, 21 रुपए का शेयर खरीदे, साल के एंड पे 24.5 का हो गया। रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लीजिएगा क्या करना है, तो रिक्वायरमेंट पढ़ के जरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये 4 और 6 आपने करना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें जी, कुछ इंट्रो की क्लास वाली आपसे बातें पूछने लगा हूं। पहले सफ़े पे आ जाएं चैप्टर के।
प्लीज सोल्यूशन ही देखना आपने। रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा। ये अभी आपने अपनी किताब की तरफ नहीं देखना, किताब की तरफ देखना ही नहीं। ऑन क्रेडिट, रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा ऑन क्रेडिट। रॉयल फैन की बुक्स में एंट्री बताएं। परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। होंडा की बुक्स में एंट्री बताएं। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और वो एंट्री क्या करेगा? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। डन। रॉयल फैन रिसीव लोन फ्रॉम होंडा। सोच के भाजन भाजन वो बेसिक थीम स्टैंडर्ड की डिस्कस हो रही है, वो पुत्र थीम डिस्कस हो रही है, तू अपनी थीम से सोता है। कौन सी थीम है आपकी? हमारी थीम के साथ मैच करो इसको। लाइबिलिटी किसकी बुक्स में आएगी और एसेट किसकी बुक्स में आएगा? अब तो आपको पेरेंट सब्सिडरी वाली काफी चीजें आपको आती हैं। तो रॉयल फैन रिसीव्ड लोन, तो रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा? चले जी, रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ये क्या एंट्री करेगा? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, इन तीनों में ना, इन तीनों एग्जांपल्स में रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी। रॉयल फैन को ना पैसे चाहिए, इसलिए लोन ले रहा है। अभी मैं नोट करने दूंगा। और इन तीनों में होंडा हैज सरप्लस फंड्स। होंडा हैज सरप्लस फंड्स टू इन्वेस्ट। एक के पास पैसे पड़े हैं, वो फेंकने को तैयार है, और दूसरा पैसों के लिए तरस रहा है। तो इस किस्म की कहानी है। तो जरा मजबूत कंपनी को हमने होंडा को रखा है, उसके पास पैसे पड़े हैं, और जो हल्की कंपनी है उसको पैसों की जरूरत है। तो इफ रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, तो रॉयल फैन क्या करेगा? रॉयल फैन विल रिसीव लोन फ्रॉम होंडा। द रॉयल फैन विल पास द एंट्री कैश डेबिट एंड द होंडा विल पास द एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। गॉट इट? गोट इट? गोट इट? ओके, अगली एंट्री ट्राई करें। रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी। रॉयल फैन ने कहा मेरा नशा नहीं पूरा हो रहा 1000 रुपया लेके, कुछ और दो मुझे, और पैसे दो मुझे, मेरा नहीं गुजारा चल रहा, मुझे और पैसे दो। रॉयल फैन इशूड 500 न्यू शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी फॉर 12 रुपए पर शेयर। तो रॉयल फैन ने शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू करके किसके पास पैसे आएंगे? प्रिंटिंग मशीन से रॉयल फैन शेयर इशू करेगा, तो हम शेयर बाय करेंगे। वो शेयर इशू करेगा हम कौन है इस वक्त? होंडा। हमारे पास पैसे है ना, हम जरा पैसे वाली पार्टी हैं। तो रॉयल फैन शेयर इशू करेगा और हम उसके शेयर्स क्या करेंगे? बाय करेंगे। रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा? 12 रुपए, 10 रुपए और 2 रुपए, और मल्टीप्लाई किससे करें? कितने शेयर्स हैं? ये तो याद है ना चीजें। 500 शेयर्स, ज़रबे 500, ज़रबे 500, ज़रबे 500। अच्छा, खरीदने वाला तो फेस वैल्यू और प्रीमियम के एतबार से एंट्रीज नहीं करता। खरीदने वाला तो इससे एंट्रीज नहीं करेगा। खरीदने वाला क्या एंट्री करेगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कितने से? 6000 से, क्योंकि उसे कंसर्न नहीं है कि अगले का कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है। भाई को उठाओ जरा, एक बात कर दूं, पहले आप एग्री करो। एक बात कर दूं, सोच लो, कर दूं। अब ना ये सोचेगा कि आप समझ रहे थे मैं उसको कुछ कहने लगा हूं क्या? हाँ, तो मैंने क्या कहना है मेरा तो। अच्छा, तो एक बात कर दूं। अब जब ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करेगा ना, तो ये सोचेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को
FVTPL पे रखूं या FVTOCI पे रखूं? बिग पिक्चर में पता है अब हम कहां खड़े हैं? तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करने वाला सोचेगा कि या तो मैं इन शेयर्स को FVTPL पे रख लूं, नींदें पूरी करके करो यार, हाथ धोगी। इनको FVTPL पे रखूं या FVTOCI? मैं आपको अपनी बात बताऊं, लेक्चर तैयार होना हो मैं नींद पूरी करता हूं जरूर, देखी जाएगी लेक्चर की। नींद पूरी हो तो लेक्चर तैयार ना भी हो तो बंदा परफॉर्म कर लेता है टीचर, और अगर नींद ही पूरी ना हो तो इसलिए आप हजरात नींद ही पूरी करते रहते हैं। होमवर्क हो ना हो, नहीं आप लोगों के लिए ये नहीं चलेगा, होमवर्क हो ना हो, ये हो ना हो, इस तरह ना किया करें, नींद पूरी करके आया करें, ये बहुत बड़ा आपका कारनामा होगा। ओके, फ्रेश माइंड के साथ थोड़ा सा पढ़ा हुआ अभी यार, ये एंट्री आज जरा जिंदगी में मुझे पहली दफा करवा दें, उसका नशा नहीं उतरा पैसे लेने का। रॉयल फैन ने उधार मांगा, फिर रॉयल फैन ने शेयर इशू करके पैसे मांगे, फिर रॉयल फैन ने इशू कर दिए 10% को तो छोड़ें, ये तो इंटरेस्ट रेट है। रॉयल फैन इशूड डिबेंचर्स टू होंडा हैविंग फेस वैल्यू ऑफ, डिबेंचर शेयर की तरह इशू किए जाते हैं, तो जब शेयर इशू किए जाते हैं तो पैसा आता है, तो डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? रॉयल फैन कैश डेबिट, और डिबेंचर पेएबल या लोन पेएबल क्रेडिट। और जो डिबेंचर हमारे खरीद रहा होगा वो क्या एंट्री करेगा? वो शेयर परचेज करा होगा, डिबेंचर परचेज करा होगा, डिबेंचर परचेज करा होगा। बोलें जी, इशुअर क्या एंट्री करेगा? इशुअर कैश डेबिट, डिबेंचर पेएबल या डिबेंचर लोन क्रेडिट। और जो डिबेंचर्स बाय कर रहा होगा, जो डिबेंचर्स बाय कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो बता दें जो जो रॉयल फैन है वो किस किस तरह पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। पहली दो एंट्रीज तो मैंने आपके समझने के लिए की थी। लोन ले ले, लोन का मतलब होता है लोन एग्रीमेंट बनेगा जिसमें लिखा जाएगा मैंने तुम्हें 1000 रुपया लोन दिया, उसका लोन एग्रीमेंट बनेगा, दोनों बंदों के साइन हो जाएंगे। या तो लोन लेके पैसे अरेंज कर ले रॉयल फैन, अगर रॉयल फैन को पैसों की कमी है, या फिर अगले बंदे को क्या बना ले? शेयर होल्डर बना ले, शेयर होल्डर बना ले, तो फिर इसको क्या इशू करेगा? शेयर इशू करेगा। और तीसरी ऑप्शन क्या है रॉयल फैन के पास? चौथी ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन 100% सेम है, सिवाय इसके कि उधर लोन का एग्रीमेंट हो रहा होता है सफे पे लिख के, इधर कुछ सफे बांटे जा रहे होते होंगे। तो चौथे सिनेरियो में जिस तरह शेयर बांटे जाते हैं तीसरे में, इस तरह चौथे सिनेरियो में भी क्या बांटे जा रहे होंगे? सफे। लेकिन इधर भी मकसद लोन लेने, इधर भी मकसद। अब भाई पूछ रहे हैं इसका फायदा, अगर एक बंदे से आपने लोन लेना हो तो ये अरेंजमेंट करते हैं, ज्यादा बंदों से आपने लोन लेना हो तो फिर हर एक से एग्रीमेंट करना मुश्किल होता है, फिर हर एक को क्या देते हैं? डिवेंचर देते हैं। डिवेंचर इस चीज का सबूत होता है कि आपने अगले बंदे से लोन ले लिया हुआ है। तो कोई बंदा अगर आपको लोन देता है तो आप अपनी प्रिंटिंग मशीन से क्या प्रिंट करके देंगे? डिवेंचर। और अगर कोई बंदा आपको सरमाया देता है, कैपिटल देता है, तो आप अपनी प्रिंटिंग मशीन से क्या करके देंगे? शेयर्स प्रिंट करके देंगे। ओके, ये जरा फोकस कीजिएगा। क्या कोई बता सकते हैं कि स्काई ब्लू मैंने क्यों यूज किया है वहां पे? क्रेडिटर को तो पैसे दे देंगे ना, लोन भी वापस हो जाएगा, डिवेंचर भी वापस हो जाएगा। ये पैसा तो वापस नहीं होता जब तक ये कारोबार बंद ना हो जाए, ऐसा ही है ना, ये पैसा तो वापस नहीं होता जब तक ये कारोबार बंद ना हो जाए। समझ आ रही है बात? अच्छा, ये एसेट है, डेटर एसेट है, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये चारों क्या हैं? इन चारों को क्या कहें? ईटेबल एसेट्स। ईटेबल एसेट्स इनको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट। ट्राई करें, बोले फाइनेंशियल, नया लफ्ज आया है, बोले फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एसेट, ये आपकी डिक्शनरी में एक नया साइड हो गया। इनको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। ये लाइबिलिटी है, ये भी क्या है, और ये भी क्या है, लाइबिलिटी। इनको कहते हैं फाइनेंशियल, इसको इक्विटी कहते हैं, इसको लाइबिलिटी नहीं कहते प्लीज, इसको इक्विटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इक्विटी। डन हो गया। तो इन चारों का नाम बता दें, फाइनेंशियल एसेट, और इन तीनों का नाम फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और इसका नाम इक्विटी। नहीं, फाइनेंशियल इक्विटी नहीं, इक्विटी। इन सब का नाम बता दो, इन सब का नाम, इन सब का नाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सब का नाम ये इनके भी बाप नहीं, इन सब का इकट्ठा नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और येलो वालों का नाम फाइनेंशियल एसेट, और ग्रीन वालों का नाम फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और स्काई ब्लू वालों का नाम इक्विटी। और इन सब का नाम, और स्टैंडर्ड का नाम IFRS 9 नहीं, वो नंबर है, मैं नाम पूछ रहा हूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्राइज ऑफ, मुझे पढ़ा लेने दो, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और इक्विटी। तीसरा हाइलाइटर नहीं था, उन्हें क्या बॉल पॉइंट जो मैं कर ला, कोई मसला नहीं। दोनों हाइलाइटर को इकट्ठे तरह करो, होते कोई तीसरा रंग निकले। ओके, ऑनलाइन वाले तो पॉज करके मार लेने चले गए हाइलाइटर, इनका तो लेवल चेक करें। अच्छा जी, इट्स ओवर। कल होमवर्क का सवाल बता दें क्या था। नहीं नहीं नहीं, कल होमवर्क का सवाल क्या था। या ये समझते नहीं है या ये समझते नहीं है। पेज नंबर 281। क्वेश्चन 16 था कल होमवर्क में, पेज 281। करीम लिमिटेड बॉट अ स्पेशल पर्पज इंजीनियरिंग प्लांट। ਅਸੀਂ नॉर्मल प्लांट नहीं खरीद रहे, तो स्पेशल खरीद लिया। ऑन 1 जनवरी 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1755 इंक्लूडिंग 17% सेल्स टैक्स जो कि रिफंडेबल है। 17% सेल्स टैक्स जो कि रिफंडेबल है। रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होने चाहिए। ये अब IAS 16 वाली एक रिवीजन है छोटी सी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स डाल के चीज कितने रुपए की हो जाती है? 117 रुपए की। मुझे बता दें, सेल्स टैक्स चीजों में डलता है या माइनस होता है? डलता है। तो 100 रुपए 200 रुपए वाली चीज आपको बाजार में 234 की मिलती है, क्योंकि उस पर 17% क्या होता है? सेल्स टैक्स होता है। क्या क्या फिगर गिवन है? 100 जैसी फिगर गिवन है या 117 जैसी फिगर गिवन है? 117 जैसी। एट अ कॉस्ट ऑफ 1755 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स तो 1755। तो 1755 अगर किस पे पड़ा है? एक्सेलेंट, 117 पे। ये नहीं होता गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। तो 117 पे पड़ा है, मुझे किस पे चाहिए? 100 पे। 1500 बैलेंसिंग निकाल लें, या 1755 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 17 कर लें, या बोंगी या 1500 पे 17% लगा दें, वो आपकी मर्जी है जी। कितना? 255 जी। तारीख बताएं।
यकम जनवरी 15 जी। प्लान डेबिट कैश रिसीवेबल, यार प्रोविजन की एंट्री में अलग कर देता हूं, और बताओ, प्रोविजन की एंट्री अलग कर देता हूं। प्लान डेबिट 1500, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने खिलाफ पे बुलाया हुआ है। बताओ 1500 रिसीवेबल किससे है? हुकूमत से। रिसीवेबल फ्रॉम शहबाज शरीफ जी कितना? 255। ये जी हमारी पहली एंट्री होगी। अगर वो प्रोविजन वाली साथ एंट्री डालनी है तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग निकाल के प्लांट की कॉस्ट बैलेंसिंग निकाल लें, लेकिन मैं ज़रा आसानी कर दी है, प्लांट की कॉस्ट आपको बैलेंसिंग ना निकालनी पड़े और ये कॉन्सेप्ट अलग से आपको समझ आ जाए, जो आई 16 का था, बचपन में पढ़ा था। तो ये पहली एंट्री हो गई, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल फ्रॉम शहबाज शरीफ क्रेडिट। और अगर शहबाज शरीफ ना, सॉरी, और अगर टैक्स नॉन रिफंडेबल होता फिर प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 1755, बस फिर प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 1755। प्रोविजन की एंट्री करवाएं। प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट कितने साल बाद? 300 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पार -2। सोल्यूशन में क्या हुई है? 243 या 243.5? 243.5। ये डीकमीशनिंग की एंट्री होगी। डन। चलें जी, अब आप सॉल्यूशन देख लें, बस पीछे सवाल में क्या रह गया है। एक सॉल्यूशन में नई चीज आपको दिखानी है आज। KL is required to decommission the plant after 2 years. Decommissioning cost is estimated at 300. The applicable discount rate is 11%. KL uses the cost model for subsequent measurement. Plant is being depreciated using the straight line method. 15-16 की एंट्रीज करनी है। जिंदगी में पहला सवाल ऐसा आया है जिसमें डीकमीशनिंग के साल की भी एंट्रीज करनी है। जब डी इंस्टॉल होना है प्लांट तब भी एंट्रीज करनी है, डीकमीशनिंग के साल की भी एंट्रीज करनी है। तो जिंदगी में पहला सवाल ऐसा आया है जी। किधर है वो स्टैंडर्ड केड़ा है, किथे है? जी पेज नंबर 296। हाँ ठीक है, ये देख लें मोहतरम। 1500 ये आ गया। 1500 में क्या डाला है? 243.5। तो ये 243.5 इस तरह आ गया। हमें इस तरह लिख देना चाहिए था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, इस तरह लिखना चाहिए था 1500 जमा, ताकि जो चीज़ें हमें क्लास में पढ़ी हुई उसी की आदत रहे ना, कोई नई चीज़ ना आदत आए। तो वर्किंग वन नहीं होना चाहिए था। तो 1500 जमा 243.5 डन हो गया जी। उसके बाद तो उसी तरह चलाना है आपने सवाल को। सवाल को कैसे चलाना है? डेप्रिसिएशन की डेट लिखे बगैर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय 2, और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन की बहन है साथ निकालनी है। 300 इंटू 1.11 रेज टू पार -1, क्योंकि 2 साल थे अब 1 साल रह गया है, तो बैलेंसिंग इंटरेस्ट आ गया। फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन निकाली आपने नॉर्मल तरीके से, लेकिन इधर रेज टू पार -0 लिखा है मैंने, इधर रेज टू पार -0 लिखा है, और इधर नोट करें मैंने कैश लिखा है। इधर क्या लिखा है? कैश, क्योंकि ये 300 रुपया अब आपने क्या कर देना है? पे कर देना है। तो 300 रुपया पे कर देना है। अब इस 300 पे करने की एंट्री आज तक हमने नहीं की थी, वो बोलें क्या है? प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। ये सवाल में नई जर्नल एंट्री थी, लेकिन प्लीज 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 मैंने एक नई लाइन डाली है जो आपने पेपर में इसी तरह डालनी है। किस नाम से? कैश के नाम से। आज तक कौन सी लाइन होती थी? सिर्फ डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट या चेंज इन एस्टीमेट हो जाता था। लेकिन आज एक नई लाइन डाली है, किस नाम से? और कैश के नाम से पूरा 300 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत कोई नहीं, 300 पूरा लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो बैलेंस जीरो ही होना है, क्योंकि डीकमीशनिंग कॉस्ट पे हो गई। तो लिखें आखिरी साल में कैश की लाइन भी डाला करेंगे, ताकि भूले ना आपको। आखिरी साल में कैश की लाइन भी डालेंगे।
जी पहली वाली एंट्रीज तो मैंने आपको करवा दी। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट, सॉरी डेप्सिशन डेबिट अकोमोडेशन, इंटरेस्ट डेबिट, डेप्सिशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, और आखिरी एंट्री प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। और पहली वाली एंट्रीज अलग अलग हुई हुई जो हमने इकट्ठी की हुई है, इकट्ठी की हुई है, लेकिन मैंने अलग अलग करके दिखा दी थी आपको। अलग अलग बेहतर है, इकट्ठी बेहतर है, जैसे मर्जी कर लें, इट्स अप टू यू। सो डेट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट द कैश का पॉइंट इसके अंदर नया था, इसको समझने की जरूरत थी। ओके पेज नंबर 276 276। The following information pertains to Neptune Limited, which is engaged in the manufacturing of batteries and chemicals, जो कि engaged है बैटरी और केमिकल्स के बनाने में। ये आईकैप की हिस्ट्री का वाहिद सवाल है जिसमें आईकैप ने, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसके भाग लगाए, जिसमें आईकैप ने डेट बता दी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस दिन ऑथोराइज हुई हैं फॉर इशू बाय डायरेक्टर्स, यानी कब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। ये वाहिद सवाल है आईकैप की हिस्ट्री का। 30/15 हमारा ईयर एंड है और 30/16 हमारा ईयर एंड है। एज्यूम दैट एनएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू 3 months आफ्टर द ईयर एंड। तो व्हाट आर माय इयर्स? 30/15 and 30/16. So I am holding a red marker and I am showing you when my financial statements are authorized for issue. जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। अगर कोई ऐसी चीज पता चली पिछले साल की जो पिछले साल से रिलेट करी हुई, विच एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, तो उसे एडजस्ट कर देंगे। और इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले साल वाली हमारे कब तक हमारे हाथ में है? 30 सितंबर 16 तक। तो ये 3 महीने तक हाथ में, अगली भी 3 महीने तक हाथ में। इन जुलाई 2015, और किधर, जुलाई 2015, इन जुलाई 2015, जिन्होंने कल की क्लास ली है, मैंने 12 कहा है, साल के बाद की डेट आ रही हो ना, साल के बाद की डेट आ रही हो, तो IAS 10 थोड़ा सा आपसे लिखवाना चाह रहा होता है, सिर्फ एक लाइन का, इट इज एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, कुछ ज्यादा तफसील भी लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेन सोल्यूशन IAS 37 का होता है। इन जुलाई 2015 NL वाज सूड बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ क्या कर दिया? केस कर दिया। उसने मुंह खोल के कितने पैसे मांगे? ये ना जुर्माना होता है, डैमेज होता है जुर्माना। उसने मुंह खोल के 20 लाख रुपया मांगा ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 बैटरीज जो कि डिफेक्टिव थी इन जनवरी 2015। जुलाई 15 में एक कस्टमर ने हमसे जुलाई 15 में एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया क्योंकि हमने सप्लाई की थी 2000 बैटरीज इन जनवरी 2015। केस कब हुआ? हमने डिफेक्टिव बैटरीज कब सप्लाई की थी? तो क्या ईयर एंड पे कोई मसला एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से वो बाद में आया? तो डज इट रिलेट टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट या दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? तो अब हम क्या लिख के आएंगे? द फाइलिंग ऑफ केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इतना सा भी लिखना काफी है। अगर ज्यादा दिल करे लिखने को, द फाइलिंग ऑफ अ केस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज एन। अब अगला सवाल ये है कि प्रोविजन बनानी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनानी है, या वो करना है। ये डिस्कशन हमारी किसी और स्टैंडर्ड की है। ये किसकी है? IAS 37 की। द लीगल एडवाइजर, वही चाचू को हम बुला लेते होते हैं, आपको पता है। चाचू को हमने बुला लिया, बंदे लेके आ जाएं। एट दैट टाइम चाचू ने इसका अंदाजा लगाया दैट इट इज प्रोबेबल, हाई चांस है दैट केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कस्टमर, यानी अगेंस्ट अस। इन फेवर ऑफ कस्टमर का क्या मतलब है? स्लैश अगेंस्ट अस, हमारे एतबार से सोचा करें। अब इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं और मैं अब ना
जो हमारे एतबार से बात होने लगी है वो पढ़ने लगा हूं। द लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड दैट इट इज हाई चांस दैट केस वुड बी डिसाइडेड अगेंस्ट अस। हमारे खिलाफ केस डिसाइड होगा, ये बड़ा हाई चांस है। पहला पैरा खत्म हो गया, शायद पहले साल की डिस्कशन खत्म होगी। तो मुझे बता दें यहां पे खड़े होके मैं क्या एंट्री करूं? एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट। कितने से? 2 मिलियन से। डन। आसान है ना सवाल, समझ आ रहे हैं? इन मार्च 2016 में, इन मार्च 2016 एन इंडिपेंडेंट टीम सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द कोर्ट। कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट टीम से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कौन सही कह रहा है, तुम लोग जरा सर्वे करो। एन इंडिपेंडेंट टीम सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द कोर्ट शोइंग दैट 80% ऑफ द बैटरीज वर नॉट फॉल्टी, जिसमें उसने कहा 80% बैटरीज फॉल्टी नहीं थी। एंड देयर वर माइनर डिफेक्ट्स इन द रिमेनिंग बैटरीज, यानी कि टोटल बैटरीज कितनी है? 2000 में से। वैसे तो इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा डाटा सवाल में दिया नहीं हुआ, लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जाएं। 2000 में से 1600 बैटरीज में कोई मसला नहीं है और 400 बैटरीज में क्या है? माइनर डिफेक्ट्स हैं इन द रिमेनिंग बैटरीज। एज अ रिजल्ट द लॉयर फॉर्म्ड, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आने लगा इस सवाल में, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कहूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होने लगी है। मार्च में इंडिपेंडेंट टीम के मशवरे के बाद लॉयर का ख्याल है कि इट इज हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर। इट इज हाईली अनलाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर। इस अंग्रेजी को मैं जरा आसान करने लगा हूं। ये अंग्रेजी आसान होने से उल्ट मतलब दे देगी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए जिनको समझ आ गया है मुझे दूसरों को समझाने दें। इसको उठाएं यार, बंदा चपेट हर वक्त हाथ में रखे मार गया। अच्छा, एज अ रिजल्ट द कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड अ व्यू, कंपनी के लॉयर ने एक व्यू फॉर्म किया that it was highly likely that court would award compensation to customer। इसका उर्दू में तर्जमा करें, लेकिन वो तर्जमा गलत होगा क्योंकि मैंने उल्टा तर्जमा होगा। अब इसका उर्दू में तर्जमा करें। इट इज, आपको एक हिंट दे दिया पेपर में, अन का लफ्ज कभी आए ना तो अन के लफ्ज को बन करके, अनबन करके उससे जरा साइड पे रखा करें और फिर सोचा करें। इट इज हाईली लाइकली दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर। बहुत ज्यादा चांस है कि कस्टमर जीत जाएगा। क्या इसका यही मतलब लग रहा है आपको? अभी इसका यही मतलब लग रहा है मेरे उर्दू के फिक्रे का। क्या बहुत ज्यादा चांस है कि कस्टमर जी, फिर तो वही बात होगी प्रोबेबल, फिर तो वहीं आगे खड़े होगे कि कस्टमर जीत जाएगा। लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा चांस है कि कस्टमर नहीं जीतेगा। तो शायद ये मेरे ख्याल से मार्च में खड़े होके कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हो, रिमोट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सवाल ने अपना रुख पलट लिया। कैसे? अगली लाइन पढ़ें। ऑन 5 जुलाई 16। अच्छा, मार्च में लॉयर ने क्या कहा? मार्च में खड़े होके लॉयर ने क्या कहा है? हाईली अनलाइकली है कि कस्टमर जीते, यानी हमारे अब जीतने का चांस है और कस्टमर के जीतने का चांस नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इधर हमारा हाई चांस था हारने का, इधर हमारा, सारी बातें हमारे एतबार से हो रही हैं, कस्टमर के एतबार से मैं कोई बात नहीं कर रहा, इधर हमारा लो चांस है, इधर हाई चांस है कि हम केस हारें और इधर लो चांस है कि हम केस हारें। इज इट सो? आगे पढ़ें। ऑन 5 जुलाई 16 कोर्ट डिसाइडेड द केस। कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया। 5 जुलाई 16 कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया। भाई सारे इधर अटेंटिव हो। इसके ऊपर पेपर में आपने कमेंट भी नहीं करके आना। आप जब जज साहब भी कुछ कह दें तो फिर हमारे राय की क्या हैसियत है? और अल्लाह का शुक्र है डायरेक्टर्स के साइन होने से पहले हमें पता चल गया। तो जज साहब ने जब कुछ कह दिया तो फिर लॉयर हमारा बोंगियां मारते तो मारता रहे, उसको बोंगियां मारने दें। ये तो जरा मुझे काटने दें। इस लाइन को पेपर में आपने इग्नोर करना था, क्योंकि जब वजीर आजम ने कुछ कह दिया है तो वजीर आला बोंगियां मारता भी रहे। वजीर आला की बात आपको पहले बताई, बाद में वजीर आजम की बात बता दी, तो फिर किसकी बात पे अमल करेंगे? वजीर आजम? किसी की भी नहीं। हाँ, तो ये कौन है? तो फिर किसकी बात पे अमल करेंगे? वजीर आजम की बात पे अमल करेंगे। क्लियर हो गया? तो लॉयर अगर कोई मशवरा दे दे
और फिर जज की भी राय आ जाए, और अल्लाह का शुक्र है डायरेक्टर्स के ऑथराइज करने से पहले राय आ गई और मसला ऑलरेडी एग्जिस्ट करा था बैलेंस शीट डेट के ऊपर, तो अब क्या मशवरा देंगे कि लॉयर की बात माने या जज की बात माने? ओ भाईजान जज ने फैसला दे दिया, अब लॉयर कहां से आ गया? लॉयर को आप ठुट कराएं क्या होता है। ऑन 5 जुलाई 2016 दी कोर्ट डिसाइडेड द सूट, कोर्ट ने सूट डिसाइड कर दिया कि चिट्टा या काला है। द कोर्ट डिसाइडेड द सूट एंड ऑर्डर एनएल टू रिप्लेस ऑल 20% बैटरीज। सारी बैटरीज आप बदल दो, 20% जो है आपने बदल के देनी है। अब आप मुझे बताएं, मैं 20 लाख के जुर्माने के लिए लायबल फील करूं या 20% बैटरीज को रिप्लेस करने के लिए लायबल फील करूं? अल्लाह का शुक्र है उसके बारे में उसने हमें डाटा नहीं दिया कि 20% बैटरीज कितने में रिप्लेस होंगी। तो हमें अब पेपर में यह लिख के आना पड़ेगा कि वी आर स्टिल लायबल, वी आर स्टिल, बिकॉज कोर्ट ने फैसला सुना दिया, वी आर स्टिल लायबल, बट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर शुड बी adjusted in such a way that it only shows a payable relating to cost of replacing 20% बैटरीज। क्योंकि सवाल वाले ने हमें घुमाया है तो हम क्यों फिगर्स के पीछे पड़े कि 2 मिलियन को उल्टा दो पूरा या 2 मिलियन को। फर्ज करें बैटरीज रिप्लेस होती हैं 1.2 मिलियन में, तो फिर हम क्या कहें? 2 मिलियन हमने देने का सोचा था, 1.2 मिलियन देना पड़ेगा, 0.8 मिलियन से लायबिलिटी को उल्टा दो। अभी क्या लिख के आएंगे? प्रोविजन को उल्टाएंगे या एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो प्रोविजन शुड बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट इट ओनली शोज अ लायबिलिटी रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ, वो सवाल से फिक्र उठाएं, रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग 20% ऑफ द फॉल्टी बैटरी सप्लाइड टू द कस्टमर। ये तो इस साल करके आएंगे। वैसे मुझे बताएं, प्रोविजन जब बनानी होती है तो उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं? पहले जरा मुझे 30-15 वाला सोल्यूशन लिखवा दें। प्रोविजन जब बनानी होती है तो उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट डाउन वाला सफा है ना एक, हाउ टू राइट डाउन। एज ऑन 30 तो हाँ, एज ऑन 30/15 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय। हर जगह इंजर्ड एम्प्लॉय ठोकी जो फॉर फॉल्टी बैटरीज, बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इन दिस केस इज सप्लाई ऑफ 2000 डिफेक्टिव बैटरीज, ₹2 million फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय कस्टमर is most likely that company would require to pay as advised by companies. Therefore, a provision should be recorded for an amount of ₹2 million. Provision record हो जानी चाहिए कितने मिलियन की? 2 मिलियन की। ये किस साल का जवाब हो गया? 30/15। अब 30/16 में मुझे यहां से हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि 30/16 में मैंने प्रोविजन को एडजस्ट करना है ना कि रिकॉर्ड करना है। तो एडजस्ट करने के लिए अब इतना तो बड़ा हो गया, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक छोटा सा लाइन और लिख के आएंगे। द डिसीजन, सवाल से लफ्ज उठा लेते हैं, सवाल से लफ्ज उठा लेते हैं, हाँ डिसीजन ही लफ्ज है। द डिसीजन बाय कोर्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। याद रख लें, याद रख लें, कब IS10 लिख के आना है? जब भी ईयर एंड के बाद की डेट डली हो, जब भी ईयर एंड के बाद की डेट डली हो, हल्का सा IS10 का टच कराना है आपने, हल्का सा IS10 का टच कराना है। द डिसीजन बाय कोर्ट आफ्टर द इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इतनी सी लाइन लिख के फिर आप वापस आ जाएं। आप, अब मैं 30/16 की डिस्कशन कर रहा हूं, फिर वापस आ जाएं। वापस आके क्या करेंगे? द प्रोविजन एट ईयर एंड शुड बी एडजस्टेड इन सच ए वे सो दैट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग 20% बैटरीज। तो इसको एडजस्ट कर दें इस तरीके से कि 20% बैटरीज की कॉस्ट रिप्लेसमेंट क्या रही हो। डन। पहले और दूसरे दोनों में क्यों IS10 लगाना था? ये डेट भी जुलाई 15 की ईयर एंड के बाद थी और ये भी ईयर एंड के बाद थी, तो इस वजह से दोनों में क्या लगाना था? IS10। पढ़ें जी पॉइंट बी। बिस्मिल्लाह। ना ना आज नहीं पार्ट बी बनाऊंगा, आज पार्ट ए की जान लूंगा। ये जरा 1-2 सवाल मुझे करा लेने दें खुदा के लिए, मुझे बड़ी टेंशन है आपके फ्यूचर की। ये 1-2 सवाल मुझे करा लेने दें। मजा आने लग गया ना? करें, आए और मजा।
जल्दी पढ़ें, जुमा मुझे पता है तू बादशाही में 2:30 बजे पढ़ता है, आज तुझे जल्दी पढ़ने की पड़ी है। चलें पढ़ें 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 पढ़ें। भाईजान ख्वाब में को पढ़ा रहे हैं आपको आगे। यार नींदें पूरी कर रहा करें यार, और कुछ ना करें खुदा के लिए, नींदें पूरी करके आ जाया करें। पॉइंट बी, इन जुलाई 2000 पढ़ लें सारा। अच्छा ये भाई सोच रहे हैं स्टैंडर्ड समझ आना शुरू होता है खत्म हो जाता है, तो अब समझ आना शुरू है, ये स्टैंडर्ड 37 तो खत्म भी हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर बी, इन जुलाई 2014, कुछ समझ आ रही है चीजें पढ़ के? ये हमने किया हुआ, ये वाला मैंने आपको करवा दिया हुआ है, रिडंडेंसी वाला और वो सारा, ये वाला आपको करवा दिया हुआ है पॉइंट, ऊपर किसी दिन करवाया था, अब ये वाला रह गया हुआ हमारा सिर्फ। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इन, एनएल हम है, पता चले ऐसी पता एनएल ना पता हो कौन है। इन जुलाई 2014 एनएल, इन जुलाई 2014, इन जुलाई 2014, नॉट जुलाई 15, इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल से आपके जहन में ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, लेकिन उसका डेटा नहीं दिया होगा, उसका डेटा नहीं दिया होगा, इसलिए कुछ और ही सवाल रंग पकड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नॉन कैंसिलेबल इन चीजों से ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जहन में आता है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं दिया हुआ सवाल में। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो फर्ज करें एनएल हम है और हम हैं होंडा एटलस कार, तो एनएल के ऊपर लिख लें होंडा और सप्लायर के ऊपर लिख लें जनरल टायर, जरा बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एनएल के ऊपर होंडा और सप्लायर के ऊपर जनरल टायर। इन जुलाई 2014, कुछ नहीं होता आप लोग भी लिख लें, पहले बड़ी किताब साफ है। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2, ये कुछ दिल पे तो नहीं लगती किसी को, वापस कर दिया करे फिर। इन जुलाई 2000, बात वापस नहीं हो सकती। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर द सप्लायर स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। उसने हमें टायर बेचने बंद कर दिया। खुदा के लिए टायर भेज दे, उधर सरासिर की गाड़ी हमने बना के देनी है, हम होंडा हैं, वो खुदा के लिए टायर दे दे, टायरों के पास गाड़ियां कहां से बननी है। एंड डिमांडेड प्राइस इंक्रीज, उसने कहा भाईजान हुकूमत बदल गई है तो मुझे 30% प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, वारे खाता है तो बताओ। हाँ मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, टायर बंद कर दे तू, मैं गाड़ियों की सप्लाई बंद कर देता हूँ, पैसे तुझे नहीं दूंगा दादा। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, उधर से माल आना बंद हो गया। और भाईजान माल आना बंद हो गया, इधर देखें, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, उधर से माल आना बंद हो गया। क्या आने बंद हो गए? टायर आने बंद हो गए। एनएल वाज अनएबल टू मीट इट्स सेल्स ऑर्डर, सेल ऑर्डर टुवर्ड्स सरासिफ। ये क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद होगी तो हमारी फिनिश गुड्स की सेल भी आगे खत्म हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारी फिनिश गुड की सेल खत्म हो गई, तो मैं अपने सेल ऑर्डर मीट करने से कासिर हूं। एनएल फाइल्ड अ सूट, हमने लेवल है हमारा, एनएल फाइल्ड अ सूट। अब हम सूट पहन रहे हैं नहीं, अब हम केस करने लगे हैं। वो लायबिलिटी साइड थी, इधर एसेट साइड होगी। एनएल फाइल्ड अ सूट, अल्लाह का शुक्र है 3 पार्टीज नहीं है, ऊपर वाले सवाल में भी 3 पार्टीज नहीं है, इधर भी 3 पार्टीज नहीं है, तो रीइंबर्समेंट वाले कोई सिनेरियो नहीं है। एनएल फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन। हमने मुंह खोल के 40 मिलियन मांगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़। हमने कहा 4 करोड़ दे दो, चपेड़े मारूं, 4 करोड़ दे, हमें मुंह खोल के पैसे मांगे चपेड़ में। एनएल फाइल्ड अ सूट, हमने मुंह खोल के कितने में पैसे मांगे? 4 करोड़ रुपया फ्रॉम द सप्लायर ऑन 15 जून 2015। 15 जून 2015 को हमने परवाना भेज दिया कि हम 4 करोड़ लेने आ रहे हैं, तूने काफी महीनों से सप्लाई रोकी हुई है, तो हम तेरे से 4 करोड़ लेने आ रहे हैं। ऑन 30 जून 15 को हमारा लॉयर का ख्याल है डेट हमें डैमेजेस मिल जाएंगे अप टू 60% ऑफ आवर दावा कितने? 40। दावे के 60% मिल जाएंगे। ये अमाउंट पे लगाने वाली परसेंटेज है, ये केस हारने जीतने वाली नहीं है। 60% ऑफ दावा, तो 60% ऑफ 40 लिखें इधर। क्लेम कितना है हमारा? क्लेम 60% ऑफ 40 इज इक्वल टू 24 वर्चुअली सर्टन में डालूं या प्रोबेबल में डालूं? एंटीसिपेटेड डेट वी वुड बी अवॉर्डेड, पूरा फिक्रा पढ़े। एंटीसिपेटेड डेट वी वुड बी अवॉर्डेड,
अब आप जो है वो जरा सोचें, लॉयर का ख्याल है डेट वी वुड बी अवॉर्डेड, हमें कर दिए जाएंगे। वुड बी का यह मतलब होता है, लॉयर का ख्याल है कि हमें पैसे अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। मैं बारहा आपको बता चुका हूं, लॉयर जितनी मर्जी वसूख से कह दे कि हमें पैसे दे दिए जाएंगे, जब तक कि अगला बंदा ना माने, या कोर्ट ना कह दे, या इंश्योरेंस कंपनी ना कह दे, आप बिला वजह रिसीवेबल बुक ना किया करें। बहुत एहतियात किया करें रिसीवेबल बुक करने में। तो आप बता दें इसको किस में डालूं? प्रोबेबल। तो प्रोबेबल का क्या मतलब है? क्या बना ये मेरा? कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट IAS 10 नहीं लिख के आना, एक डेट भी हमारी बैलेंस शीट के बाद की नहीं है। IAS 10 बिला वजह छेड़ाखानी नहीं करनी होती। IAS 10 भी थोड़ा सा मैं जरा प्रेशर डालूंगा एग्जामिनर पे, कोई डेट भी हमारे साल के बाद की नहीं है, तो IAS 10 का पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ऐसे हंसते खेलते राग रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या लिख कर आऊंगा? कॉन्टिंजेंट एसेट, एन अमाउंट ऑफ ₹20, recovery of the amount amounting to ₹24 million is probable as advised by lawyer। लिखाइएगा आगे थोड़ा सा। Therefore a contingent asset would be disclosed giving the brief description of the event and estimate of financial effect। ये लिख के आ जाएंगे। क्लियर? आगे ऑन 15 अगस्त 16 छाल का लेवल चेक करें। यहां पे खड़े थे हम, यहां तक की बात ताकि उसकी छाल चेक करें। ऑन 15 अगस्त 16 अभी डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज कर दी है साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं की। 15 अगस्त 16 को एक बात हमें पता चल गई। आप कौन सा स्टैंडर्ड का हल्का सा टच कराने? 10 नहीं, IAS 10। अच्छा, किसी की क्लास तो नहीं कहीं? अच्छा पे इस टाइम शुरू होकर जुमे के बीच में खत्म होनी है, हद होगी। ऑन 15 अगस्त 2016 जैसे इंडिया आजाद हुआ, ऑन 15 अगस्त 2016 द कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने अपने अंदर ही डिसाइड कर लिया, द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन, ओ यार हद से, द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ अस। जबरदस्त, मजे हो गए, मजे हो गए, मजे हो गए। द कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ। लेकिन पहले मुझे ये कि यहां पे हमने कोई एंट्री की हुई है या कॉन्टिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किया हुआ है? कॉन्टिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किया हुआ है, यहां पे हमने एंट्री नहीं की हुई। कोर्ट डिसाइडेड फेवर इन फेवर ऑफ अस, कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला सुना दिया। एंड अवॉर्डेड ₹30 million टू द कंपनी, एंड अवॉर्डेड ₹3 करोड़ हमें अवॉर्ड कर दिया। यार जज साहब, जज खीर कर दी यार तुम्हें, जज को जाते चॉकलेट खिलाएंगे हम। जज साहब मजे हो गए जी। मोहतरम बोलें क्या करूं? बोलें क्या करूं? खुशी में बोला नहीं जा रहा आपसे। रिसीव नहीं, ये तो साल के बाद हुआ है। मैं क्यों अपने साल को एंट्री आके करूं? ये तो साल के बाद हुआ है। एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट, बल्कि पिछली बैलेंस शीट डेट पे ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, हमारी पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो रिसीवेबल डेबिट एंड इनकम 30। रिसीवेबल या रिसीव्ड? कैश डेबिट नहीं कर सकते। उसने 15 अगस्त को फैसला सुनाया हमारे हक में, अब हमें क्या एंट्री कर लेनी चाहिए? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। डन। तो ये किसकी एंट्री हो गई? वर्चुअली सर्टन की। अब क्या लिख के आएंगे? क्लेम अमाउंटिंग टू ₹30 million इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल। नहीं, इज एक्सेप्टेड नहीं, अगले ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, वहां से फिक्र उठाए ना। क्लेम अमाउंटिंग टू ₹30 million इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ NL बाय कोर्ट, और आगे therefore it will be taken as virtually certain to be received and it will be recorded as an asset now। और अब ये किसके तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा? एसेट के तौर पे। यार वैसे एक बात आपको बताऊं कि हम जो है ना, अगर पास पेपर के क्वेश्चन जो 4 है उसका, सॉरी एक मिनट, मैं ढूंढ के लाया हुआ था। यार किधर चला गया? क्वेश्चन 2 का 1 करते जाएं, जाते जाएं। क्वेश्चन 2 का 1 हमारा जीएन क्या है?
30/19 तंग करे तो बंदा फिर रज के करे ना बच्चों को। 30/19 ऑन 10 जुलाई 2019, फारिग करें जल्दी, ऑन 10 जुलाई 2019, बड़ा मजे से पढ़ें। 10 जुलाई 2019 IS 10 भी भाई कह रहे हैं थोड़ा सा टच कराना है मैंने, करा दें आप, और कुछ। ऑन 10 जुलाई 2019 द ओनर ऑफ साथ वाली बिल्डिंग, ये साथ वाली बिल्डिंग, द ओनर ऑफ साथ वाली बिल्डिंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस, हमारे अगेंस्ट केस हो गया, क्लेमिंग 5 करोड़ हमसे मांगा है, साथ वाले ने 5 करोड़ हमसे मांगा है, पता नहीं हमारा लेवल होगा शायद उसकी नजर में। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वीयर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग, हम क्रिकेट खेले थे, बॉल लग गई, स्वीयर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग, बॉल सारी दीवारें क्रॉस करती हुई भाग गई। द क्लेम इज डैमेज, गोले की तरह, द क्लेम इज स्वीयर डैमेजेस ड्यूरिंग अ, आग बगोला हुआ था, इन आवर हेड ऑफिस इन जून। आग कब लगी? जून में। अगले को ख्याल कब आया? जुलाई में। तो यहां पे कोई ना कोई मसला था, यहां कोई ना कोई मसला था। इज इट? तो ये IS 10 ही हो गई छोटी सी। हम किसके पास? ही इज ऑफ, ही कौन है? साथ वाला देखें, साथ वाला ही, जिसने हमारे खिलाफ केस किया है। ही इज ऑफ द व्यू, वैसे हम लॉयर से पूछते होते हैं लेकिन वो अपने व्यू डाल रहा है। ही इज ऑफ द व्यू दैट TL वाज नेग्लिजेंट, तुम लोगों ने लगाई थी आग जो मेरी बिल्डिंग तक आई, जानबूझ के तीली उधर भी फेंक दी तुमने। TL वाज नेग्लिजेंट, तुम्हारा कसूर था जालिमो। TL वाज नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग फायर सेफ्टी सिस्टम, तुम्हारे फायर सेफ्टी सिस्टम फारिग हो गए थे जिसकी वजह से हमारे पूरे घर की बिल्डिंग फारिग हो गई है। इन इट्स हेड ऑफिस, तुमने अपने हेड ऑफिस में पंगे लिए थे, असरात हमें बर्दाश्त करने पड़े। अकॉर्डिंग टू लॉयर, हम भागे भागे अपने लॉयर के पास गए। लॉयर ने कहा देयर इज ए 70% प्रोबेबिलिटी दैट TL वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट। ये 70% अमाउंट पे लगाने वाले हैं या केस हारने जीतने वाला है? एक्सेलेंट, केस हारने जीतने वाला है। जैसे मैंने कल कहा था ना, टीचर कराची जाए, इसका 85% चांस है, उनको पता ही नहीं जिन्होंने कल की क्लास में लीव पढ़ी। अकॉर्डिंग टू TL's lawyer, there is 70% चांस that TL would be found। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि हमारे खिलाफ फैसला आने, ये तो डिसाइड हो गया। तो प्रोविजन या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? प्रोविजन, ये बात डिसाइड होगी। अगली बात, अब मसला रह गया रिलायबल एस्टीमेट का। अब मसला रह गया रिलायबल एस्टीमेट का। प्रोविजन तो बनानी है। एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ क्लेम। अब तो बता दें लायबिलिटी कितने पे बुक करेंगे? 20 पे। तो प्रोविजन बनाएंगे या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? प्रोविजन बनाएंगे। और अमाउंट कितनी होगी? लेकिन प्लीज मेरा मशवरा है कि 50 में से 20 की प्रोविजन बना दीजिएगा, बाकी 30 के बारे में मेरा मशवरा लिख आइएगा कॉन्टिजेंट में। मेरी राय है, पहले भी हम ऐसी बात करते रहे, मेरी राय है 30 के बारे में लिखा आइएगा कि एक लो चांस है कि हमें खुदा ना खास्ता 30 भी देना पड़ सकता है। रिमोट कर दो, इधर पे ये कर दो 30 में भी रिमोट में भी लो चांस, दोनों साइडें मैंने कहा था लिखा हो। ये तो पहले दिन बात हुई थी। ओवर जी, इंशाल्लाह। ये आप 2 सवाल आप लिख भी लाइए, एक सवाल कम से कम लिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो बड़ा वाला किया आज? क्वेश्चन 6 लिखाइएगा एक दफा घर में।